भैया बहनों, आज हम लोग एक समान एवं असमान गति के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद चाल और वेग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। तो एक समान गति, नाम से स्पष्ट है, जो गति हो कैसी हो, एक समान हो। जैसे कि कोई गतिमान वस्तु यदि समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करे, जैसे वह पहले 1 घंटे में उसके द्वारा चली गई दूरी जितनी हो उतनी ही अगले घंटे में चली गई दूरी हो, इस तरह से अगर वह गति कर रहा है तो उसकी जो गति होगी वह एक समान गति कहलाती है। जैसे हम लोग देख लें कि हमारी पृथ्वी सूर्य के परितः जो चक्कर लगा रही है, इसकी जो गति अगर कहेंगे तो इसकी गति कैसी है, एक समान गति है। इसके द्वारा तय की गई दूरी समान समय अंतराल में समान है। और आप देखेंगे घड़ी की सुइयां हैं, इन सब की गति कैसी है, एक समान गति है। अब ध्यान दें, अगर ऐसा ना हो, मतलब वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी न तय करे, असमान दूरी तय करे, तो वस्तु की जो गति होगी वह होगी असमान गति। जिस तरह से एक समान गति और असमान गति के बारे में हम लोग जान लिए, नाम से स्पष्ट है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो वह जो गति होगी वह यूनिफॉर्म मोशन होगी। यदि ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। अब हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, चाल और वेग के बारे में। हम जानते हैं कि चाल और वेग, इन सब के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, चाल हमारी अदिश राशि है और वेग हमारी सदिश राशि है। और इन सब के बारे में शुरुआत से जानते हैं कि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। लेकिन एक बार इसको एक थोड़ा सा फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि देखिए, मान लेते हैं अगर कोई वस्तु है, वह उसका जो चाल है वह कितना है, मान लेते हैं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि वह वस्तु 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रही है, 36 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 36 मतलब 60 मिनट में 36 किलोमीटर चल रहा है। तो इसको अगर हम लोग बदल दें तो 1 सेकंड में उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो हो जाएगी 10 मीटर। इसका मतलब प्रति सेकंड वह 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है। अब यह जो कहा गया कि 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय कर रहा है या 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि वस्तु कितनी तीव्र गति से चल रहा है। ठीक है, यह नहीं बता सकता कि वस्तु की दिशा क्या होगी, किस क्षण उसका अगले क्षण उसकी दिशा क्या होगी, यह नहीं बता रहा है। यह सिर्फ इतना बता रहा है कि वस्तु कितनी तीव्रता से चलती है। तो चाल सिर्फ यह बताता है कि वस्तु कितनी तीव्रता से चल रही है। गणितीय रूप में अगर देखें तो चाल को हम लोग सामान्यतः v से प्रदर्शित करते हैं, वेलोसिटी। तो v बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। इसका मात्रक की बात करेंगे, यदि दूरी का मात्रक मीटर में लेते हैं, समय का मात्रक सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यदि दूरी का मात्रक किलोमीटर में लेते हैं, समय का मात्रक घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब ध्यान दें, ये जो हमारा चाल है यह सामान्यतः 2 प्रकार का होता है। पहला है माध्य चाल, एवरेज स्पीड। ठीक है, जैसे हम लोग देखें कि यदि हम कहीं जा रहे हों किसी वाहन के द्वारा, तो क्या हमारे वाहन का स्पीड नियत होता है एकदम, यदि 40 की स्पीड में तो हमेशा 40 ही रहती है, जहां भीड़ भाड़ होती है वहां हमारी स्पीड कम होती है। जैसे सामान्य रूप से यदि हमें कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना है, मान लेते हैं कि वह 30-35 किलोमीटर दूर है, तो 35 किलोमीटर दूरी पर यदि वह है और सामान्यतः हम लोग कहते हैं कि ठीक है हमारी स्पीड, नॉर्मल स्पीड जो 40 किलोमीटर घंटे की है, चलिए 40 न माने हम 35 मान ले, तो 1 घंटे में हम कितनी उसे तय कर लेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यदि हम एक नियत स्पीड 35 से क्या चल पाते हैं, नहीं चल पाते हैं। जहां भीड़ होती है वहां हमारी स्पीड कम हो जाती है। इस तरह से ध्यान दें कि अब अगर हम लोग देखें तो चाल ज्ञात करने के लिए किसी निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का ज्ञान ही पर्याप्त होता है। लेकिन हमारी जो चाल सदैव नियत नहीं रह सकती, अतः निश्चित यात्रा में गतिमान वस्तु के सामान्य व्यवहार की व्याख्या करने के लिए हम जिस टर्म का उपयोग करते हैं वही टर्म हमारा माध्य या औसत चाल कहलाता है। तो माध्य चाल अगर गणितीय रूप में देखें तो कुल दूरी बटा कुल समय, जो माध्य चाल होगी, औसत की बात करें, एवरेज माध्य चाल, वह हो जाएगी कुल दूरी बटा कुल समय।
तो इस तरह से ये हो गया। अब देखें इसको, अगर समय अंतराल को हम लोग डेल्टा टी माने और चली गई दूरी उसकी डेल्टा एस हो, तो हम लोग औसत चाल को v के ऊपर बार लगा देते हैं और कुल दूरी डेल्टा एस और कुल समय डेल्टा टी। डेल्टा टी समय में यदि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी डेल्टा एस हो तो औसत चाल बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। इस तरह से हम लोग चाल को, अब हम लोग अगले पे आते हैं तात्क्षणिक चाल, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, तो तात्क्षणिक चाल की बात करेंगे। तो तात्क्षणिक चाल क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग देखें कि यदि हम मान लेते हैं कि कोई दो बिंदु मान लेते हैं A से B तक की बात करें, तो इसके बीच का जो औसत चाल है, कोई वस्तु A से B तक गति कर रहा है और उसका जो औसत चाल है वो क्या है, v है। ठीक है, तो देखेंगे तो A और B के बीच औसत चाल v, ना तो वस्तु की चाल A पर और ना ही B पर यह बता रहा है। औसत चाल है ना, A पर जो चाल है वो v डैश नहीं है। ठीक है, B पर है वो भी v डैश नहीं है, कुछ अलग है। ठीक है, यह दोनों बिंदुओं के मध्य एक निश्चित समय अंतराल डेल्टा टी में गतिमान वस्तु का सामान्य व्यवहार को प्रदर्शित करता है। परंतु यदि हमें किसी गतिमान वस्तु की चाल किसी विशेष क्षण पर प्राप्त करना हो, यहाँ पर किसी विशेष क्षण पर मान लेते हैं कि जो टोटल समय है वह समय हम मान लेते हैं कि 10 सेकेंड है लगा, तो 10 सेकेंड में हम मान ले कि हमके चौथे सेकेंड में उसकी चाल कितनी थी, 5वें सेकेंड पर उसकी चाल क्या थी, या ऐसे किसी निश्चित क्षण पर उसकी चाल क्या थी, जो होगी वही क्या कराएगी, तात्क्षणिक चाल। और इसको ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या होगा कि हम ये जो समय अंतराल को इतना कम कर देना होगा जिससे कि डेल्टा टी शून्य के करीब हो जाए। ठीक है, ये शून्य के समीप आ जाए। अब इस स्थिति में वस्तु की जो औसत चाल है वह बिंदु ए पर उसके चाल के काफी समीप आ जाएगी। यदि जो टोटल समय अंतराल था वो कितना था, डेल्टा टी था, मान लेते हैं कि वह डेल्टा टी था, 10 सेकेंड था। और उस 10 सेकेंड को यदि हम घटाते घटाते किसके करीब कर दें, 0 के करीब ला दें, मतलब ए पर जब बिंदु हमारा वस्तु बिंदु ए पर था उस क्षण पर हम लेते आ जाएं, तो अब हम क्या कर लेंगे कि बिंदु ए पर उसकी चाल जो होनी चाहिए उसके काफी समीप हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार यदि किसी गतिमान वस्तु की चाल, औसत चाल बहुत छोटे से समय अंतराल के लिए ज्ञात किया जाए, बहुत छोटे से मतलब डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए ज्ञात किया जाए, तो वस्तु की यह औसत चाल ही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। फिर से समझ ले कि यदि किसी वस्तु की औसत चाल बहुत छोटे से समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 के लिए ज्ञात किया जाए, तो वह वस्तु की औसत चाल, ठीक है, तो वह वस्तु की औसत चाल ही तात्क्षणिक चाल कहलाती है। तो औसत चाल हम जानते हैं क्या होता है, तो v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी यह होता है। इसी को हमको करना क्या है कि समय अंतराल को बहुत ही सूक्ष्म कर देना है, 0 के करीब ला देंगे तो वही तात्क्षणिक चाल हो जाएगी। तो तात्क्षणिक चाल को हम नॉर्मली v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v बराबर हम लोग करेंगे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देंगे तो वो जो हमारा औसत चाल था वही तात्क्षणिक चाल हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। अब देखिए जब समय अंतराल बहुत ही छोटा होगा तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ds अपॉन dt। जिस तरह से हमको तात्क्षणिक चाल ज्ञात करना है तो ds अपॉन dt। अब यहाँ ds अपॉन dt क्या है, तो s का t के सापेक्ष अवकल गुणांक है, s का t के सापेक्ष अवकल गुणांक। अब इसमें एक विशेष चीज को और जान ले कि एक असमान गति में जहां वस्तु की चाल परिवर्ती हो, तो वस्तु की किसी क्षण विशेष पर, किसी निश्चित क्षण पर जो उसकी चाल है वही उसकी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वेग पर। वेलोसिटी क्या है, तो है क्या, तो वास्तव में देखिएगा, अगर परिभाषा तो जानते हैं कि वेग होता क्या है, तो विस्थापन बटा समय। अब उसका एकांक समय में कितना विस्थापन हो रहा है वही उसका वेग होगा।
अब देखिए तो यह एक भौतिक राशि है जो गतिमान वस्तु की चाल और गतिमान वस्तु की गति की दिशा का साथ साथ बोध कराती है। इसमें दिशा का भी बोध होता है, ठीक है। गति की देखिए गतिमान वस्तु की चाल क्या है और उसकी दिशा क्या है, इन दोनों का बोध कराता है। तो ये जो टर्म है इसका उपयोग वस्तु की गति का संपूर्ण विवरण देने के लिए करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं एकांक समय में हुए विस्थापन को गतिमान वस्तु का वेग कहते हैं। यदि किसी वस्तु का एकांक समय में विस्थापन कितना हो, एकांक हो, मतलब 1 मीटर हो, 1 सेकंड में विस्थापन 1 मीटर हो, तो उस वस्तु का वेग 1 मीटर प्रति सेकंड कहलाएगा। अब इसी में आ जाते हैं हम लोग, ये जो वेग है जिससे हम लोग पढ़े थे ना कि एक समान गति असमान गति, उसी तरह से हमारा जो वेग है वो भी आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग। तो एक समान वेग का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु का विस्थापन समान समय अंतरालों में समान हो, तो उस वस्तु का जो वेग होगा वह एक समान वेग कहलाएगा। और परिवर्ती वेरिएबल या उसी को हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म हो मतलब समान समय अंतराल में उसके द्वारा जो विस्थापन हो वह भिन्न भिन्न हो, तो वस्तु परिवर्ती वेग से गतिमान मानी जाएगी। और किसी भी वस्तु के वेग को बदलने के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं उस पर ही हम चर्चा करें। तो देखिए, या तो वस्तु का वेग का परिमाण बदल रहा हो, वेग बदलने का मतलब क्या हुआ, या तो उसका परिमाण बदल रहा हो या तो उसकी दिशा, या तो दोनों बदल रहे हो, ठीक है। परिवर्ती वेग का मतलब क्या हो गया कि वस्तु का वेग का जो परिमाण है, परिमाण बदल रहा हो या दिशा बदल रही हो या दोनों। इसमें यदि देखिए मान लेते हैं कि वेग का परिमाण नियत है लेकिन दिशा बदल रही है, तो भी क्या होगा, वह हमारा परिवर्ती वेग कहलाएगा। अब इसी में हम लोगों ने जाना परिवर्ती और एक समान वेग, इसी में एक और है औसत वेग। जैसे हम लोग औसत स्पीड के बारे में हम लोग कहते हैं ना, एवरेज स्पीड के बारे में, वैसे ही एवरेज वेलोसिटी भी होती है। तो हम कहते हैं कि किसी निश्चित समय अंतराल में हुए कुल विस्थापन, ठीक है, का समय अंतराल के साथ जो अनुपात होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय, यही जो अनुपात है, यही अनुपात हमारा औसत वेग कहलाएगा। तो औसत वेग की बात करें, v एवरेज जो होगा वह क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। और तात्क्षणिक की बात करेंगे तो किसी क्षण पर किसी गतिमान वस्तु का वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है, किसी निश्चित क्षण पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तात्क्षणिक ज्ञात करना हो तो हम लोग पहले ही जानते हैं कि समय अंतराल को हम शून्य के करीब देते आए, डेल्टा t टेंड्स टू 0 पर ये कर देंगे तो हमारा जो औसत वेग है वह औसत वेग ही क्या हो जाता है, तात्क्षणिक वेग हो जाता है। इस तरह से यदि हम तात्क्षणिक वेग ज्ञात करना चाह रहे हैं तो तात्क्षणिक वेग बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s अपान डेल्टा t, और डेल्टा s आपका ds अपान dt हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वेग और चाल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें है कि हमारा जो वस्तु का जो वेग होता है वह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो विस्थापन है वह धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है। तो विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य कुछ भी हो सकता है, तो उसका वेग भी, क्योंकि वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, वेग विस्थापन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से यदि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है तो विस्थापन हो सकता है तो वेग भी होगा, ठीक है। परंतु हम वस्तु की चाल की बात करें तो चाल या तो धनात्मक होगा या फिर शून्य होगा, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी ऋणात्मक होती नहीं है, समय ऋणात्मक होता नहीं है। हमेशा दूरी हमारा पॉजिटिव ही होगा, 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। इस तरह से हमारा जो चाल है वो भी 0 होगा या तो पॉजिटिव होना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अब अगला देखें तो हमारा जो चाल की बात करें तो चाल और वेग की, तो एक सरल रेखा के अंदिश वेग और चाल का जो मान है वह एक ही होंगे। यदि हमारी जो गति हो रही है वह एक सरल रेखा के अंदिश हो रही है तो जो मान चाल का होगा वही मान उसका वेग का भी होगा। तो वेग और चाल कब समान होंगे, जब वस्तु की गति एक सरल रेखा के अनुदिश होगी, ठीक है। इसमें हम लोग अगला आते हैं कि जैसे हम लोग पढ़े थे ना
कि दूरी और विस्थापन का जो अनुपात है सदैव 1 से अधिक होता है, उसी तरह से चाल और वेग का अनुपात भी सदैव 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से अब एक चीज और इसमें जो हम लोग बात करें तो यह संभव नहीं है कि किसी वस्तु का चाल शून्य हो पर उसका वेग अशून्य हो। यदि चाल शून्य है तो उसका वेग भी शून्य होगा। और इनको देखेंगे तो वेग और चाल के बारे में, तो इन दोनों का जो मात्रक है वह मात्रक समान है और विमीय सूत्र भी समान है। तो वेग का विमीय सूत्र या चाल का विमीय सूत्र एक ही होता है, ELT-1। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने एक समान गति, असमान गति और चाल और वेग के बारे में अध्ययन किए। वास्तव में इन सबको हम लोग 9th में ही पढ़ लिए हैं। ये एक छोटा सा एक रिवाइज था आपका कि आप उस चीज़ को फिर से ध्यान में ले लें। अब हम लोग कल इसमें त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, तो त्वरण में भी ऐसे ही है। ठीक है, एक समान त्वरण, असमान त्वरण। ठीक है, तो कल त्वरण के बारे में पढ़ने के बाद फिर हम लोग गति के समीकरण पे आएंगे।